आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में जो है बवाल मचा हुआ है। भूचाल इस बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच आखिरकार ये तकरार कब खत्म होगा, क्योंकि दोनों के बीच चल रही इस तकरार से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर भाजपा को होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा को जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाजपा ने बहुत मुश्किलों से बहुत सारे दाव पेच खेलने के बाद जो है एक सेंधमारी की थी और उस सेंधमारी के जरिए जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन आज जो है उस सरकार के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा ये कि यहाँ पर जो है बवाल इस बात को भी लेकर के मचने लग गया है कि फडणवीस को जो है शुरुआती दौर पे जो मौका नहीं दिया गया और शिंदे को जो प्यार मान सम्मान दिया गया, उसकी वजह से बीजेपी के अंदर जो है अब कलह की सुर जो है वो सुनाई देने लग गए हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि जिस वादे को लेकर के जो है एक बात खुली थी कि चलिए देवेंद्र फडणवीस अपना मुंह बंद रखेंगे, उस बात के ऊपर भी अब यहाँ पर जो है सवाल उठने लगे हैं। जो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो है ये माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को वहाँ बड़ी बड़ी जगह मिलेंगी, जिसके बाद जो है एकनाथ शिंदे अपना मुख्यमंत्री पद लेकर के खुश हो जाएंगे और यहाँ पर जो है बाकी तमाम सीटों पर बैठ करके तमाम जनता जो है वो खुश नजर आएंगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मुख्यमंत्री के पद पर तो एकनाथ शिंदे बैठ गए, लेकिन वहाँ पर मंत्रिमंडल को लेकर के जो है वहाँ पर जनता अब निराश नजर आ रही है। यहाँ पर क्या करेंगे ये तमाम विधायक जो है, क्या बागी होकर के शिवसेना का एक और कदम उठाने पर तैयार होंगे या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत आप देख रहे हैं इन दिनों, यहाँ पर फडणवीस वर्सेस शिंदे की लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले तो इस लड़ाई को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या असर पड़ने वाला है इसका महाराष्ट्र की सियासत पर? देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर महाराष्ट्र में एक नई सत्ता का गठन किया था, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं जिसको लेकर के ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर जो मंत्री पद को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के तमाम विधायकों को आगे रखा, उनको बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियाँ, बड़े बड़े मंत्रालय पद सौंपे गए। जो बचे कुछ मंत्रालय पद थे वो एकनाथ शिंदे गुट को मिले और इसी बड़े मुद्दे को लेकर के लगातार दोनों गुटों के बीच जो दूरियां हैं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सरकार बनी हुई है ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि लगातार इस तरीके से दोनों गुटों के बीच लगातार जो है आप कह सकते हैं कि ज़ुबानी जंग भी देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो BMC चुनाव में हो सकता है कि ये मामला और भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार कर सकता है। ठीक है अबरार, इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर फडणवीस को लेकर के जो है काफ़ी सारी बातें आजकल ट्विटर के माध्यम से जनता बोलती हुई नजर आ रही है, जिनमें एक सवाल उनका ये भी था कि फडणवीस आखिरकार जो है बीजेपी के इतने बड़े गुलाम होने का क्यों यहाँ पर जो है बार बार परिणाम जो है वो अपना दिखाते रहते हैं, बार बार क्यों वो वहाँ पर जो है प्रमाण पत्र लेकर के बैठे रहते हैं कि नहीं मैं तो पक्का बीजेपी हूँ, इसीलिए मैं बीजेपी नहीं छोड़ सकता। उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा जो है ट्विटर के माध्यम से जनता कहती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस अपना स्टैंड नहीं ले रहे, जनता चाहती है कि वो स्टैंड ले। अगर वो स्टैंड लेते हैं अपने लिए तो यहाँ बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र की सियासत में मात्र एक नेता ऐसा है जिसको महाराष्ट्र की राजनीति की बारीकी से पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस की जाने की कहानी बहुत लंबी है। वो बीजेपी से पहले RSS में रहे, RSS से पहले भी वो कई संगठन में रह चुके हैं। हालांकि आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस के जो पिता थे वो कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेसी होने के बावजूद भी जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, उस इमरजेंसी के बाद उन्होंने जो है देवेंद्र फडणवीस को इंदिरा गांधी विद्यालय से जो है नाम कटवा करके उनका जो है सरस्वती विद्या मंदिर जो RSS की स्कूलें होती है उसमें उनका दाखिला करवा दिया। तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में जो है रणनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं मानसिक तौर पर जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी में कोई राजनीति के लिए नहीं गए थे, वो छात्र जीवन से लगातार बीजेपी में बने हुए हैं। पहले वो इससे पहले भी RSS के संगठन
संगठन में रह चुके हैं। 1990 के दशक की बात की जाए तो वो बीजेपी नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाया करते थे जब वो माध्यम हुआ करता था चुनाव प्रचार प्रसार का। तो देवेंद्र फडणवीस जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बीजेपी में रहेंगे ही वो, चाहे उनको कोई बड़ा पद मिले या ना मिले, क्योंकि वो बीजेपी से लगभग आप कह सकते हैं कि बचपन से जुड़े हुए हैं। लगातार बीजेपी की आरएसएस की उन तमाम रणनीतियों को वो एक तरीके से पालन करते हुए भी नजर आते हैं। जी, एक सवाल और रहेगा, देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे, अगर दोनों में से कोई भी नेता अगर सबसे पहले बीजेपी से बागी होता है, जैसे किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि चलिए छोड़ देते हैं आज बीजेपी को, तो उन दोनों में से कौन वो नेता पहला होगा जो शिवसेना का दामन थामते हुए उद्धव ठाकरे के खेमे में जाएगा? देखिए, एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार इस तरीके की कयासराई की जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी करती है, अगर उनको नज़रअंदाज करती है और उद्धव ठाकरे वाकई जिस तरीके के आक्रामक रवैये में लगातार नजर आ रहे हैं, अगर उनका रवैया उसी तरीके का रहता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में शिवसेना पार्टी में वो तमाम बागी विधायक भी वापसी करते हुए नजर आएंगे, न कि सिर्फ एकनाथ शिंदे। क्योंकि एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर के लालच में आकर के पार्टी से बड़ी बगावत की, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का एक विकल्प तैयार कर रही है, और अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको भी जो है ख़त्म कर देगी, जैसे कि वो और राज्यों में छोटे छोटे दलों को ख़त्म की है इससे पहले भी। और बिहार में भी ठीक इस तरीके के खेल को दोहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया था। क्योंकि नीतीश कुमार जिस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे, उस समय जेपी नड्डा का बयान ही आप कह सकते हैं कि एक बड़ी वजह माना जा रहा था। तो बीजेपी हो सकता है कि आने वाले समय में जो एकनाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं धोखा देते हुए नजर आए। ठीक है, एक सवाल इस चीज़ को भी लेकर के रहेगा कि एकनाथ शिंदे का तो हमने मूड देख लिया, देवेंद्र फडणवीस का भी मूड देख लिया, लेकिन उन विधायकों का क्या जो इस वक्त शिंदे गुट में शामिल है और वो विधायक जो फडणवीस के गुट में है? यहाँ पर दोनों गुट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोनों आपस में भिड़ते हुए भी कभी कभी नज़र आ जाते हैं। अगर यहाँ पर उन दोनों गुट की बात करें तो जो उनकी भिड़ंत है या फिर जो एक दूसरे को लेकर के वो खफा नज़र आ रहे कि नहीं हमें ज़्यादा बड़ा पद मिले, नहीं हमें ज़्यादा बड़ा पद मिले, जो दोनों गुटों के बीच में जो तालमेल खराब हो रही है, इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो किसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एकनाथ शिंदे के लिए बुरी खबर है ये सबसे ज्यादा या फिर बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में आप कह सकते हैं कि पूरे तौर पर जो शामिल ज़रूर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से अगर नुकसान होगा तो एकनाथ शिंदे का होगा, क्योंकि सरकार का चेहरा एकनाथ शिंदे हैं, मुख्यमंत्री वो हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अगर सत्ता से बाहर होती है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, तो बीजेपी तमाम जो है आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से गलत कार्यों का या आप कह सकते हैं कि तमाम योजनाओं का असफल होने के अगर आप कह सकते हैं कि उसका ठीकरा जो है वो सीएम शिंदे के सर ही फोड़ेगी, और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। ऐसे में आपको बताऊं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लगातार बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, वो इतने बड़े नेता नहीं है महाराष्ट्र की सियासत के। भले ही बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया, मोहरा बनाया और आज वो मुख्यमंत्री ज़रूर बने, लेकिन अब भी आप कह सकते हैं कि अगर चुनाव होते हैं तो उनके खेमे के आप कह सकते हैं कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम विधायक जीत करके आए। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस का जिस तरीके से हम रुख देख रहे हैं, बेहद ही मजबूती के साथ बीजेपी के साथ बने हुए, चाहे उनको कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन अगर कल को उन्हें एक बड़ा ऑफर उद्धव ठाकरे की तरफ से आता है तो क्या वो यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि ऐसा हमने कई नेता देखे हैं जो बोलते हैं कि हम पक्के इसी पार्टी के हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई बड़ा पद मिलता है और वो फेरबदल कर लेते। क्या यहाँ पर कोई फेरबदल वाली नीति फडणवीस की तरफ से दिख रही है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुख्यमंत्री से बड़ा पद अगर उनको अगर मुख्यमंत्री पद से अगर कोई बड़ा पद ऑफर करेंगे उद्धव ठाकरे, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। उद्धव ठाकरे जो है पारिवारिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बाद आदित्य ठाकरे को जिम्मेदारी मिलेगी। भले ही जो है आज देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम ज़रूर हो, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति, बीजेपी कहीं ना कहीं उनको आश्वस्त कर चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और उस समय कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बड़े घमासान की स्थिति पैदा होगी दोनों ही नेताओं के बीच। ठीक है, धन्यवाद अब्रार। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल तय हो गई है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो है एक एक करके सारे के सारे मोहरे जो है वो आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में बाजी कौन मारेगा वो किसी को नहीं पता, क्या एक सैनिक या फिर कोई क्वीन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप इस पूरे खेले को देख करके आप लोग के क्या तर्क है। फिलहाल आज के
लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।